तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सेट चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेट होता क्या है। सेट क्या होता है? तो हमें जहाँ तक पता है कि हमारे यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों रहते हैं। तो अगर हम बात करें लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो इन दोनों टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों को एक डिफाइंड फॉर्म में अरेंज करना हो, तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम अगर अरेंज करना चाहेंगे तो वो हम किस फॉर्म में कर सकते हैं? सेट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो सेट के फॉर्म में अरेंज की जा सकती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो सेट के फॉर्म में अरेंज नहीं की जा सकती हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि सेट के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर किसी चीज़ का कलेक्शन इन वेल डिफाइंड फॉर्म अगर हम बात करें तो उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम बात करें कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो इसमें हमारे क्या आ जाएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारी चीज़ें, ये पांचों हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे? वॉवेल्स कहलाएंगे। और इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, ए, ई, आई, ओ, यू, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक, तो कुछ चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। जैसे सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स की बात हम किए तो एक सेट डिफाइन हुआ ए, जो कि कंटेन करता है कुछ एलिमेंट्स जो बिलोंग्स टू ऑल वॉवेल्स नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए के बारे में, तो ए क्या है? ए हमारा क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ए क्या है? हमारा सेट है जो क्या कंटेन करता है? वो सारे एलिमेंट विच इज़ नोन एज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ए हमारा क्या कहलाएगा? एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, या फिर हम इसे कह सकते हैं मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक, हम क्या कह सकते हैं? मेंबर ऑफ सेट ए। और हम कह सकते हैं पॉइंट्स ऑफ सेट ए। ठीक, तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज़ का हम यूज़ करेंगे सेट में किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए, या फिर किसी भी पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए, या फिर किसी भी सेट के मेंबर्स को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ए हमारा क्या हो रहा है? ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में? इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ये तरीका होगा हमारा क्या? रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ई, अगर ई क्या कर रहा है? बिलोंग्स टू ए। ई भी एक एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है
कि अगर हम अदर अल्फ़ाबेट्स लें, अदर अल्फ़ाबेट्स अगर हम लें तो उसमें क्या है हमारा, मान लेते हैं बी या सी या डी, इस तरीके से लेते हैं। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हैं, सेट ए में नहीं है, यानी बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, हम ये पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, दो तरीके मिल जा रहे हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के। एक है यदि वो एलिमेंट उस सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, एंड अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम इस तरीके के सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक, तो सब एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले हम एक सेट का वेल डेफिनेशन लिख दें। वो हमारा क्या होगा, अ वेल डिफाइंड collection of objects is known as set। ठीक, तो हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं सेट का, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट। ठीक है, हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का बेसिक सा तरीका है कि हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। कैपिटल लेटर में हमारा क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप इस तरीके से मल्टीपल ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसी सेट में। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेट। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो अगर हम बोले द कलेक्शन ऑफ odd natural number less than 10, तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या आएंगे हमारे 1, ठीक, 3, 5, 7, 9। क्यों, क्योंकि 10 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो ये जो कलेक्शन होगा, मान लेते हैं इसको सेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा एक क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड होने की वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। दिस इज अ सेट। ठीक, अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज़, प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, ठीक है, जो खुद से डिवाइड हों या फिर किसी एक और नंबर से डिवाइड हों। ठीक,
तो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, इसके बाद 13 आएगा और हमारा 17 आएगा और 19 आएगा। ये कलेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो इसको हम एक सेट दे देते हैं बी। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी सेट है। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। मतलब ये है कि कलेक्शन को हम बहुत सिंपल भाषा में ऐसे बोल पा रहे हैं, प्राइम नंबर लेस देन 20। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमें यही मिलेगा। किसी से भी कहेंगे प्राइम नंबर लेस देन 20 तो वो आंसर उसका यही होगा। यानी जिस सेट का डेफिनीशन अगर वेल डिफाइंड हो तो उसका रिजल्ट जो होगा हर कंडीशन में सेम होगा, वेरी नहीं करेगा, ठीक। अब ये सेट के एग्जाम्पल हो गए। अब हम एक कुछ एग्जाम्पल लें जो सेट नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसमें भी हमारा अगर हम कलेक्शन करते हैं ऑल रिवर ऑफ इंडिया में, तो हमारा गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदियाँ हमारी क्या हो जाएंगी, ये सारे रिवर हमारे इंडिया के हो जाएंगे। तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट होगा। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर कितने रिवर्स हैं ये हमें अच्छे से समझ में आता है कि इंडिया के अंदर ये रिवर्स हैं, ये रिवर्स हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो उनके हम कलेक्शन बना सकते हैं। जिस चीज़ के कलेक्शन बनाना बहुत ही आसान हो वो हमारे सेट में आएंगे, ठीक है। और जिनके कलेक्शन नहीं बनाए जा सकते हैं, जो पर्सन टू पर्सन या फिर प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, वो उनके कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये बोलें कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अगर हम बात करें कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात करें, तो राइटर्स हमारे क्या हैं, हमें अब मेरे लिए हो सकता है रामधारी सिंह दिनकर हो अच्छे राइटर, हमारे लिए हो सकता है कि मुंशी प्रेमचंद हो अच्छे राइटर, ठीक है। तो इसी तरीके से और किसी और के लिए हो सकता है कि शेक्सपियर हो अच्छे राइटर। तो जो चीज़ पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस या फिर उसका डेफिनेशन फिक्स नहीं है, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है डिफाइन करने का कि कौन बेस्ट राइटर है कौन नहीं बेस्ट राइटर है, तो उस तरीके के कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते हैं जिनका कोई रूल ही ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी के कैरेक्टर से रिलेटेड या फिर किसी के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा रहा है तो हम उसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते हैं, वो हमारे सेट नहीं होंगे। अगर हम कहेंगे ऑल रिच पर्सन ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से हो सकता है कि रिच पर्सन बहुत सारे हों, ठीक है। तो ऑल रिच पर्सन में हमारे ये डिफाइन तो है नहीं कि जिनके पास इतने से इतने सैलरी हो या फिर जिनके पास इतने से इतने प्रॉपर्टीज़ हो, तो वो हमारा वेल सेट डिफाइंड में नहीं है, वेल डिफाइंड सेट में नहीं आएगा। इसी तरीके से ऑनेस्ट पर्सन, किसी के लिए कोई ऑनेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई डिसऑनेस्ट हो सकता है, मतलब हाँ ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट में कंसीडर नहीं की जाएंगी। तो जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो हो सकता है कुछ लोग सांप को पकड़ लेते हैं बहुत आसानी से, उनके लिए वो खतरनाक नहीं होता है, लेकिन कुछ के लिए क्या है, सांप बहुत ही डेंजरस एनिमल है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक है हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टैबुलेशन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हमारा जैसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, बात करें ऑल प्राइम नंबर
बिटवीन 50 to 70, बिटवीन 50 एंड 70। तो हमारे क्या हो जाएंगे 53, 59, 61, 67, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएगा जो रिप्रेजेंट करता है ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 70। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑल ऑड नंबर लेस देन 10, तो अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये हमारा सेट हो जाएगा ए, जो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा ऑल ऑड नंबर लेस देन 10। इस तरीके से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट का। अगर इसी तरीके से आगे बढ़ के हम ये कहें कि क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम आपको बता दें कि एक तरीके से हमारा सेट का डेफिनेशन हम लिखते हैं जिससे हम रोस्टर फॉर्म बना सकें। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। तो इसे अगर हमें लिखना हो इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसे लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसे हम a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर है, 1 भी है 2 भी है, तो इवन ऑड हम कह नहीं सकते इसे, क्योंकि इवन एंड ऑड दोनों है, और लेस देन 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और एक तरीका है इसको लिखने का कि a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बहुत ध्यान से ये चीज़ समझिए कि हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये x क्या है, ये इस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जितने भी 1, 2, 3, 4, 5, 7 दिख रहे हैं हमें, वो हमारे क्या हैं, ये हमारे लेस देन 8 अगर हमने लिखा है तो 6 भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। तो ये हमारे x हैं। तो x कैसा है, क्या है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। एक कंडीशन दे दिया कि x जो है वो बिलोंग्स करता है किस में, नेचुरल नंबर में करता है। दूसरी कंडीशन भी हमें देनी होगी यहाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे क्या हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक चलेंगे, तो इसलिए हमें एक और कंडीशन देनी होगी ताकि ये एलिमेंट्स जो है जाकर रुक जाए कहाँ, 7 तक। तो दूसरी कंडीशन हमें क्या देनी होगी, एंड x इज लेस देन 8, ठीक है। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक और एग्जांपल से बात करते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं b इज इक्वल टू 1, 2, 4, 7, 14, 28, ठीक। अगर इसको हमें लिखना हो किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। इसको अगर हमें लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसे हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हमारा हो जाएगा 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो ये हमें क्या दिख रहा है कि ये हमारा एक तरह से क्या है, फैक्टर ऑफ 28 दिख रहा है। अगर हम देखें तो 28 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 इंटू 28, फिर 2 इंटू 14, 3 इंटू 3 से जाएगा नहीं, 4 इंटू 7 और कुछ होगा, ठीक है।
अब इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो हमारे 28 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 14 हो गया, 28 हो गया। तो इस तरीके से हमारे फैक्टर ऑफ 28 निकले। तो हम इसे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे? B इज अ सेट इक्वल टू x, यानी एलिमेंट ऑफ B क्या होंगे? सच दैट x बिलोंग्स टू क्या? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सारे 1, 2, 4, 7, 14, 28 सारे क्या है? नेचुरल नंबर हैं। तो ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is a factor of 28। ठीक, तो ये जो तरीका है हमारा इस तरीके से लिखने का, ठीक है, इस तरीके से लिखने का, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम लिखें C इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16 एंड 32, सॉरी, अगर ये लिखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये 2 का टेबल 2 की पावर है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा एंड 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। तो इसको हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे? C इज अ सेट इन विच x इज द एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर ही लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2 की पावर n। या फिर इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इज सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हम लिखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? इस तरीके से हम किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। बस हमें एक जनरलाइज फार्मूला मिलना चाहिए, एक जनरल फॉर्म मिलना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, इस सेट का एक जनरल फॉर्म ढूंढा, ये जो इस सेट को क्या करता है? वेल डिफाइंड करता है। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये हमारा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो कंफ्यूज ना होइएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। ठीक, अब आगे अगर हम बढ़ें तो आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ सेट। ठीक, आगे हमें मिलेगा टाइप ऑफ सेट। ठीक, या आप कह सकते हैं टर्म्स यूज्ड इन सेट्स। ठीक है, टर्म्स यूज्ड इन सेट। ठीक, अब हम अगर बात करें कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं सेट में, तो सबसे पहला आता है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट का मतलब है कि सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। लेकिन एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? फाई से। और व्हाट विल बी द एलिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट? वो हमारा होगा फाई। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी क्या है हमारा?
फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फाइव ही हमारा क्या होता है, एलिमेंट ऑफ दैट एम्प्टी सेट होता है। इसी को हम और क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। एंड दूसरा है, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा एक एम्प्टी सेट। अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा सेट अगर हम देखें तो दूसरा सेट सिंगलटन सेट, ठीक है। इसमें क्या है, जैसा कि नाम ही है सिंगल, ठीक है, तो सिंगल का मतलब है ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो। जैसे अगर हम बात करें ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 0, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 5 हमारा एम्प्टी सेट है, लेकिन अगर कहीं ये लिखा है 0 तो इसको हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि 0 एक नंबर है, 0 एक क्या है, नंबर है, और ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है, और ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। एक चीज़ और, नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन इस तरीके से रखते हैं, और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे तो भी वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो अगला सेट हमारा आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो जैसा कि हमें पता है फाइनाइट नंबर से क्या होता है, लिमिटेड, जैसे हम काउंट कर सके। जैसे हम अगर लिखें कि सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, तो सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 3 5 7 9, ठीक। तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है हमारा, 5 है, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो हम काउंटेबल है, ठीक है। तो फाइनाइट में हमारा क्या होता है, एलिमेंट्स आर काउंटेबल, बट इन इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम बोल दें कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 10 ऑड नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, सारे 11 13 15 इस तरीके से जाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएंगे, उनका कोई अंत नहीं है, तो वो अनकाउंटेबल है, तो वो हमारे इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा एम्प्टी सेट क्या होते हैं, नल सेट क्या किसे कहते हैं, ठीक है, सिंगलटन सेट किसे कहते हैं, उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। अगर आगे बढ़ें, इसी तरीके से आगे बढ़ें तो अगला हमारा जो सेट आएगा जिसे हम पढ़ेंगे वो है हमारा सबसेट। हम क्या पढ़ेंगे, सबसेट। अब हमें ये जानना है कि सबसेट क्या होता है। सबसेट जैसे अगर हम बात करें कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4 5 6 7। ये हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं आपके रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, या फिर इसे हम कह सकते हैं टेबुलेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा टेबुलेशन फॉर्म है। तो ये एलिमेंट्स हैं हमारे किस सेट के,
सेट ए के हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के। ठीक है, अगर हम बात करें एक बी सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6। ठीक, तो ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं। ठीक है, बी के कुछ एलिमेंट्स ए में भी हैं, इसका मतलब है कि और एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि बी के सारे एलिमेंट जो हैं, ये सारे एलिमेंट यानी 2 4 6 सारे एलिमेंट तीनों के तीनों क्या हैं, ए में हैं। ठीक है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं हैं। ठीक है, तो जिसके सारे एलिमेंट, जैसे बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो बी विल बी द सेट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सारे एलिमेंट ए के बी में नहीं हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या देख लें कि ए इक्वल टू बी कब हो सकता था। अगर ए में हमारा होता 2 4 6 एंड बी में भी हमारा होता 2 4 6 तो ए इज इक्वल टू बी होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे एलिमेंट एक दूसरे के सेम नहीं हैं तो ये हमारे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इक्वल सेट हमारा क्या होता है? इक्वल सेट हमारा होता है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर सेम। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कि सारे एलिमेंट कोई रिपीट कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, वो कोई मैटर नहीं करता है। अगर सेम एलिमेंट्स दोनों के हैं तो वो हमारे इक्वल सेट कहलाएंगे। इसी तरीके से सबसेट क्या होता है कि किसी भी सेट का जब सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिले तो वो सेट हमेशा उसका सबसेट होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A, तो ये जो तरीका है, ये जो सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसेट का सिंबल है। ठीक है, ये बताता है कि B A का सबसेट है। अगर यही होता है A B का सबसेट तो हम ऐसे लिखते हैं A इज़ अ सबसेट ऑफ B, लेकिन यहाँ पर A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B है तो हम क्या करेंगे? इस सिंबल को क्रॉस कर देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं सबसेट। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट तो वो होता है हमारा सुपरसेट। अब सुपरसेट क्या होता है? सुपरसेट होता है कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड इक्वल टू B, देन B इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ A। ठीक है, A जो है हमारा अगर सबसेट है B का तो जो B है वो हमारा सुपरसेट होगा किसका? A का। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका B इज अ सुपरसेट ऑफ A। ठीक है, B इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ A। ये तरीका है हमारा क्या रिप्रेजेंट करने का? ये तरीका है सुपरसेट रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इस तरीके से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सुपरसेट रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला अगर हम बात करें प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट की बात करें तो एक तरीके से हम देख लें कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है एंड A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है, देन A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, और इसे हम लिखते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। इक्वल टू का साइन जैसा कि हमने बताया, प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का सबसेट है तो वो उसके इक्वल नहीं होगा, तभी वो क्या कहलाएगा? तभी वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, और उसको हम कभी भी इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जैसा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं सबसेट एंड इक्वल टू बी, ये हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अगर कोई सेट किसी दूसरे का प्रॉपर सबसेट है तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इन तीनों के। जैसे
सबसेट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए है, ये 2, 3 एंड 5 है, एंड एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या है, सबसेट ऑफ बी है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर ए इज अ प्रॉपर सबसेट। ये हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है, किसका, ऑफ सेट बी। ठीक है, तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा एक दूसरा अगर एग्जांपल ले लें कि ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, इसके बारे में हम आपको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अभी हम लोगों ने अभी पावर सबसेट के बारे में पढ़ा नहीं है। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ थ्योरम पढ़ लेते हैं। तो थ्योरम में हमारा क्या आएगा, अगर थ्योरम 1 की बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स अगर हम बात करें तो ए में अगर 1, 2, 3 है तो वो अपना सबसेट भी होगा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए हम लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर थ्योरम 2 की बात करें, थ्योरम 2 की अगर बात करें तो द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हमने पढ़ा था क्या होता है, 5। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि सेट चाहे कोई भी हो, ए अगर एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, तो उसमें एम्प्टी सेट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा एम्प्टी सेट भी होगा। यानी अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 1, 2, 3 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें एम्प्टी सेट भी इंक्लूडेड है, तो 3 और 1 एम्प्टी सेट जोड़कर कितने हो जाएंगे एलिमेंट, 4 हो जाएंगे। तो एम्प्टी सेट हमेशा इंक्लूडेड होता है किसी भी सेट में। तो इसका मतलब है कि ए एक एलिमेंट सेट है 1, 2, 3 का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे, 4 होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपका 5 भी इंक्लूडेड है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5, 1, 2, 3। ये सबसेट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा ए का। ठीक है, इस तरीके से 2 थ्योरम हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम बढ़ें तो हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करने का एक तरीका है कि if there are some sets under consideration, ठीक, then there happens to be a set which is a superset of each one of the given set।
ठीक है। कहने का मतलब है कि ए एक सेट है 1 3 5 7 9, बी एक सेट है 2 4 6 8, इस तरीके से, ठीक है। तो एक सेट ऐसा होगा जो इन दोनों के लिए सुपर सेट का काम करेगा, यानी इनके सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग करेंगे। यानी एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये सेट क्या कहलाएगा? हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ऐसा सेट जिसमें ए का भी और बी का भी सारे एलिमेंट बिलोंग करते हों, ठीक है। ऐसा सेट हमारा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी, जैसे अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक सी एक सेट है 2 4 का और डी एक सेट है 1 3 5 का, तो जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? 1 बनेगा, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा दोनों के लिए। और यहाँ पर हमारा C विल बी द सबसेट ऑफ U एंड D विल बी द सबसेट ऑफ U, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे कि इनके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि इंटरवल की बात करते हैं कि इंटरवल हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी सबसेट के लिए। जैसे अगर हम एक बात कहें कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज़ लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो इसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको नंबर लाइन पे मान लेते हैं ये a है और ये b है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर ये जो सिंबल है लेस देन इक्वल टू का, वो हमारा क्या होगा? या तो हम सर्कल बनाएं, ठीक है, या तो हम एक सर्कल बनाएं इस तरीके से, ठीक। तो इसका मतलब है कि b को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है जिसमें ये b को इंक्लूड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यही हम डार्क सर्कल बनाएं, ठीक, डॉट टाइप का, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b, लेकिन नॉट इक्वल टू b, ठीक है। x हमारा b के इक्वल नहीं होगा, लेकिन हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर यही चीज़ हमें एक और मेथड तरीके से यूज़ करना हो, जैसे a एंड b, तो ये हमारा ऐसे होगा एंड ये हमारा ऐसे होगा। तो ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लेस देन b है बट नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तो ये ओपन ब्रैकेट अगर हम इस तरीके से ब्रैकेट यूज़ करें और ये ब्रैकेट यूज़ करें तो ये हमारा दिखाता है कि b के इक्वल है कि नहीं और b से कम है या फिर b के इक्वल है, ठीक है। इक्वालिटी साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये दिखाते हैं, या तो डॉट पूरा का पूरा दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इंटरवल डिफाइन करते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें सेट में, तो सेट में और बहुत सी चीज़ें जानने वाली हैं। जैसे अगर कोई दो सेट a एंड b आर इक्वल सेट, तो a विल बी द सबसेट ऑफ b एंड b विल बी द सबसेट ऑफ a, ये हमारा होगा। अगर दो सेट हमारे इक्वल हैं तब हमारा दोनों सेट क्या होंगे? एक दूसरे के सबसेट कहलाएंगे, ठीक। तो ये एक तरीके से याद रखने वाली चीज़ है कि दो इक्वल सेट हमारे आपस में क्या होते हैं? सबसेट होते हैं एक दूसरे के। तो सेट में फ़िलहाल इतना ही, बाकी इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम कुछ टॉपिक्स बता देते हैं, वो हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट,
ठीक, यूनियन ऑफ सेट एंड ऑपरेशंस। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या हो सकते हैं और यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।